हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैं अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट अगर आप 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका 99% सिलेबस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप क्लास 12 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे या CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करा रही थी। तो जिसमें हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि है यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये सारे वीडियोज़ आप अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर मिले। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है कि ए स्प्रेडशीट फाइल इज नून एज। तो स्प्रेडशीट फाइल को क्या कहते हैं? तो वर्कबुक कहते हैं, सबको पता है। उसके बाद पूछ रहा है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ कैल्क फाइल इज। तो अगर हम देखें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .ods है। और अगर एक्सेल का पूछा जाए तो .xls है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक्सटेंशन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको बताया कि द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस एंड अपाची ओपन ऑफिस इज .ods which stands for Open Document Spreadsheet, an open standard format for spreadsheet that supports data, charts and function similar to Microsoft Excel। तो ये Microsoft Excel से ये जैसा ही होता है। और अगर हम Microsoft Excel की बात करें तो उसका आपका एक्सटेंशन है .xls। ठीक है, .ods is native. Calc can also open and save files in other formats including Excel .xlx। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो एक्सटेंशन हमने पढ़े, एक .ods, दूसरा .xls। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एट अ टाइम देयर विल बी अ नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी मेड एक्टिव। तो एक टाइम में कितनी नंबर ऑफ वर्कशीट एक्टिव हो सकती है? तो सीधी सी बात है, केवल 1 नंबर ऑफ वर्कशीट एक टाइम में एक्टिव हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कई सारी वर्कशीट एक साथ खोल सकें। ठीक है, तो एक ही हमारी वर्कशीट एक्टिव होगी एक टाइम में। ठीक है, चलिए तो डिफ़ॉल्ट वर्कबुक नेम, अगर हम डिफ़ॉल्ट वर्कबुक नेम देखें तो उसमें बुक 1 लिखा रहता है, जब तक हम उसको अपने नाम से रीनेम नहीं करते। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वर्कबुक का नेम होता है वो बुक 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक्सेल में दिखाते हैं। उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट नेम अगर हमारी फर्स्ट एक्सेल वर्कशीट की बात करें तो उसका शीट 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आंसर हमारा बुक 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिव नेम ऑफ एनी 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो किसी 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। तो हमारा एक एक्सेल हो गया, दूसरा लिब्रे ऑफिस हो गया, तीसरा हमारा लोटस हो गया, फिर ओपन ऑफिस हो गया, फिर गूगल शीट्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एज। तो इंटरसेक्शन जो होता है रोज और कॉलम का, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस फिगर में और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। इधर वाला जो बार दिख रहा है यहाँ पे, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। ये जो बार है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इधर जो बने हुए हैं इनको हम रिबन कहते हैं। यहाँ पे जो A1 लिखा है ये हमारा सेल का नाम होता है, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी रोज हेड्स कहलाती है। ये वर्कशीट का टैब है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कॉलम हेड्स होते हैं। स्क्रॉल बार हो गया ये साइड में जो बना होता है, जिससे ऊपर नीचे करते हैं हम। और इधर हमारे वर्कशीट के व्यू ऑप्शंस होते हैं, और इधर जूम बढ़ाने और घटाने के लिए होता है जूमिंग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए ग्रुप और ब्लॉक ऑफ सेल्स दैट आर हाईलाइटेड इन अ वर्कशीट इज नून एज। तो वो ग्रुप या ब्लॉक सेल्स का जो कि वर्कशीट को हाईलाइट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सेल रेंज और रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इज़ अवेलेबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट केवल एक नंबर ऑफ वर्कशीट अवेलेबल रहती है, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है शीट 1, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट अवेलेबल रहती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द सेल एड्रेस यूज्ड इन फार्मूला इज कॉल्ड एज। तो जो सेल एड्रेस हम फार्मूला में यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो ए सेल रेफरेंस इज़ अ अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर। तो ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है सेल के लिए, जैसे A1 हो गया, C5 हो गया, ठीक है। दैट फार्मूलाज यूज टू पॉइंट टू डेटा और अदर सेल्स, जिससे हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, सेल का नेम लिख करके। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सेल नेम के आगे डॉलर का सिंबल लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे हमें लिखना है A6 लिखना है तो हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा देंगे, तो $A$6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करें तो एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज इन एक्सेल यूजेस डॉलर साइन। तो ये डॉलर साइन का यूज़ करता है, जैसा कि एग्जांपल में दिखा रहा है, टू लॉक ए सेल। तो सेल को लॉक करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमें ऐसे डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग रिलेटिव सेल रेफरेंस इनटू एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इनको एब्सोल्यूट में चेंज करना है E5 को, तो E के आगे डॉलर लग जाएगा और फिर 5 के आगे डॉलर लग जाएगा, फिर 5, देखिए जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फॉर्मूला शुड ऑलवेज बिगेन विथ। तो फॉर्मूला हमेशा एक्सेल में हम फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो एन इक्वल साइन से बिगेन किया जाता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्री डिफाइंड फार्मूला इन स्प्रेडशीट इज नोन एज। तो प्री डिफाइंड फार्मूला स्प्रेडशीट में क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच फंक्शन डिस्प्लेज द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम देखने के लिए हमें नाउ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें सिस्टम का करंट डेट और टाइम दिखाएगा। उसी तरीके से पूछता है एग्जाम में कि विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट कंप्यूटर सिस्टम डेट इन द सेल। करंट कंप्यूटर सिस्टम की डेट देखनी है तो उसके लिए हमें टुडे का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर डेट के साथ टाइम देखना है तो नाउ का यूज़ करेंगे, लेकिन खाली डेट देखना है तो टुडे का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है विच फंक्शन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन एनी वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारी काउंट करनी है जिसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं सेल में, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए काउंट ए फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द काउंट ए फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज। इसका सेंटेंस क्या होता है, हम इक्वल टू लगा करके काउंट ए, उसके बाद रेंज डिफाइन करते हैं कि A1 से B1 है कि क्या है, ठीक है। ऐसे रेंज डिफाइन कर देंगे तो हमारा वो काउंट करके बता देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इन अ सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स विथ कंडीशन और क्राइटेरिया। तो हमें इसके लिए सिंटेक्स देना है कि किसका यूज़ करेंगे हम सम करने के लिए गिवन नंबर्स को। तो इसके लिए सम इफ़ का यूज़ करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, सम इफ़ फार्मूला लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, रेंज देते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और सम रेंज देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये जो एरर आता है #NA, ये क्यों अकर होती है, क्यों दिखता है, ठीक है। तो ये जब कोई वैल्यू मिसिंग होती है फार्मूला या फंक्शन में तो ये वाली एरर एक्सेल में दिखने लगती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच शॉर्टकट की आर यूज टू गो टू सेल A1 तक जाना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो हमें कंट्रोल के साथ होम को प्रेस कर देना है तो हम A1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है व्हेन एनी टू फीचर्स ऑफ मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस का फीचर पूछा है, तो 2 पूछा है तो मैंने आपके लिए 4 यहाँ पे बता दिया है। तो पहला फीचर है इजी कैलकुलेशन, इससे कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है, डेटा को हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सर्व एज अ डेटाबेस, दिस प्रोग्राम अलाउज स्टोरिंग एनी नंबर ऑफ डेटा इन डिफरेंट शीट्स, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें हमको ये प्रोवाइड करता है। तो हम ये डेटाबेस को एक तरीके से सही तरीके से देख सकते हैं। डायनेमिक चार्ट प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कभी हम पाई चार्ट बनाते हैं तो कभी हम बार चार्ट बनाते हैं, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो काउंट इफ और सम इफ का फंक्शन
इसको एक्सप्लेन करना है। तो काउंट इफ बेसिकली हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लिखा भी हुआ है, काउंट इफ फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के रेंज में, नंबर ऑफ सेल्स में जो रेंज दे करके हम उसको काउंट करते हैं काउंट इफ फंक्शन से। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू काउंट इफ रेंज और उसका क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सम इफ में क्या होता है, दिस फंक्शन इज वैल्यूज ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया और कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इन सम इफ फंक्शन फर्स्ट test the values given in a first range, and if this range satisfies the given criteria condition to be tested, then returns the sum of the corresponding values in a second supplied range। तो पहले हम कोई रेंज डिफाइन करेंगे, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होगा तो फिर हम सम रेंज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ सेल्स रेफरेंसिंग इन लिब्रे ऑफिस विथ वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेल रेफरेंस के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। तो 3 तरह के होते हैं, पहला है हमारा रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस में हमारा सिंपली सेल का नाम दिया होता है D1 A1 B1, ठीक है, इसमें कोई सिंबल नहीं लगा होता है। इन रिलेटिव सेल रेफरेंस व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल, द सेल रेफरेंस गिवन इन अ फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली चेंज टू सूट द न्यू लोकेशन। तो ये अपने आप ही चेंज हो जाता है। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डॉलर आगे लगा होता है, बस यही डिफरेंस होता है। अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड टू अनदर लोकेशन। इसको जब कॉपी करें तो ये अनदर लोकेशन पे चेंज नहीं होता। एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज टू कीप अ सेल कॉन्स्टेंट इन द फॉर्मूला। अगर सेल को कांस्टेंट रखना है फॉर्मूला में तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कॉलम और रो जो होती है उसको हम सेल बोलते हैं और ये कांस्टेंट हो जाती है। टू सेट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस अ डॉलर साइन इज यूज बिफोर द कॉलम नेम एंड रो नंबर। तो अगर हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मिक्स्ड रेफरेंस की बात करें तो इट इज़ पार्टली एब्सोल्यूट एंड पार्टली रिलेटिव। ये आधा एब्सोल्यूट होता है और आधा इसमें रिलेटिव का फीचर होता है। जैसे डॉलर का भी सिंबल लगा है लेटर के आगे लेकिन नंबर के आगे नहीं लगा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, गिव द नेम एंड सिंटेक्स ऑफ एनी 3 फंक्शनल फाइनेंशियल फंक्शन। तो कोई 3 फाइनेंशियल फंक्शन का हमें नेम और सिंटेक्स बताना है। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे हम बहुत से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट निकालना हुआ, ड्यूरेशन या वैल्यूएशन फाइंड आउट करना, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसमें कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, रेट है, पीएमटी है, पीवी है, एफबी है, एनपीवी है, क्यूमी पीएमटी है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहला देखते हैं जो कि है आपका ACCRINT। ये फंक्शन हेल्प करता है टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पे ACCR मतलब एक्रूड का आधा है और इंट मतलब इंटरेस्ट का आधा है, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके पीरियड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो इक्वल टू ACCRINT लिखते हैं, फिर इशू डेट लिखते हैं, फिर फर्स्ट इंटरेस्ट लिखते हैं, फिर सेटलमेंट रेट लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बेसिस कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके दे देता है। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के लिए, तो द क्यूमुलेटिव फंक्शन रिटर्न्स द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन बिटवीन 2 स्पेसिफिक पीरियड। तो ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के लिए होता है। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू QMIMPT लिखते हैं, फिर रेट उसका नेट पर वैल्यू, फिर स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड और टाइप लिखते हैं। तो ये हमें निकाल के दे देता है। नेक्स्ट है हमारा PV फंक्शन जो कि प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू PV, रेट, NPR, PMT, FB और टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा FB फंक्शन जो कि कैलकुलेट करता है फ्यूचर वैल्यू को, PV यानी प्रेजेंट वैल्यू, FB मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से PMT है, PMT का फंक्शन क्या है, पीरियडिक पेमेंट। ये हमारा फाइंड आउट करता है कि हमारा पीरियडिक पेमेंट क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से रेट का फॉर्मूला है, NPV का है, ठीक है। रेट से हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, NPV से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो में होगी,
इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो वही ये फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, कई सारे फार्मूलाज हैं जो कि हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके बाद मैं चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड करूँगी, जो कि है आपका स्प्रेडशीट का यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये सारे वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।